हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं अगले पड़ाव की। तो चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं अगला कदम अगले सेक्शन की तरफ। बहुत ही शानदार सेक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। यानी कि अगर एक कंपनी है तो भैया उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे इंडिया में निकाला जाएगा, कैसे वो कंपनी इंडिया में रेजिडेंट मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों, खुलासा किया सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ने, राइट। 6(1) इंडिविजुअल, 6(2) HUF फर्म AOP अदर पर्सन, 6(3) कंपनी। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 बोलता है भाई साहब इंडियन कंपनी, अगर कोई इंडियन कंपनी है जिसका जन्म इंडिया में हुआ है। जन्म मतलब बोले तो दोस्तों आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है कंपनी लॉ में पढ़ा है, जिसे हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है तो हम ये मान लेंगे दोस्तों उसका जन्म इंडिया में हुआ है, COI मिला है आपको, तो आप क्या कहला जाएंगे, रेजिडेंट। यानी इंडियन कंपनी कौन सी होती है जिसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया में बनता है, यानी जिसका जन्म है ना इंडिया में लिया जाता है, इंडिया में किया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंडिया से जनरेट होता है, तो वो हमेशा ही क्या होगी, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगी। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कंपनी हमेशा ही क्या मानी जाती है, रेजिडेंट मानी जाती है। इंडियन कंपनी रेजिडेंट है। इंडियन कंपनी की पहचान कैसी होती है, नाम के आगे वर्ड लिखा होता है लिमिटेड, है ना। मान लो टाटा केमिकल लिमिटेड, टाटा मोटर्स है ना लिमिटेड, राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भैया वर्ड लिमिटेड लगा होता है, ये आप जानते ही हैं। अब आगे बात फॉरेन कंपनी की। सर ये क्या हो गया, ये ध्यान से समझना। फॉरेन कंपनी, मैंने आपको पहले ही बताया था फॉरेन कंपनी की पहचान कैसे होती है, उनके नाम के पीछे इंडिया में इंडिया लगा होता है। जैसे सैमसंग इंडिया लिमिटेड, क्या लगा होता है सर, सैमसंग इंडिया, वर्ड इंडिया लगा देते हैं, वो लिमिटेड के साथ इंडिया जुड़ जाता है। यानी किसी भी कंपनी के नाम के आगे इंडिया लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो इंडिया की नहीं है, कहीं और जन्म हुआ उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर हुआ, सैमसंग इंडिया लिमिटेड। अब एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। अब उसे इंडिया में हमें क्या बनाना है, उसे इंडिया में बनाना है रेजिडेंट, राइट। तो भैया जरा सी दिल में दे जगह तू, बिल्कुल मत गा देना, जरा सी दिल में जगह नहीं, ठीक है ना, राइट, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। वो जरा सी दिल में दे जगह तू जरा सा अपना ले बना, ये गाना लगता था किसमें, HUF में, फर्म में, ठीक है, समझ ना बात। लेकिन यहां चेक करेंगे पोयम। सर पोयम का मतलब क्या है, पोयम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या मतलब है सर, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। उस कंपनी का हमें प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। यानी कि अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, पोयम अगर क्या है, इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है ना, राइट, तो वो क्या मानी जाएगी, इंडिया की रेजिडेंट। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है सर, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, आउट ऑफ इंडिया है, तो क्या मानी जाएगी कंपनी, नॉन रेजिडेंट। यानी भैया अगर कंपनी के केस में है तो कंपनी के केस में आपको गाना नहीं गाना, जरा सी दिल में दे जगह तो नहीं गाना। कंपनी केस में पोयम चेक करनी है, पोयम गानी है, पोयम है कि नहीं बात। दूध 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 हड्डी मजबूत, दही 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 हड्डी गल गई, तो भैया ये कविता है, ये पोयम गानी है। तो समझ के ध्यान से, पोयम अगर इंडिया में है, राइट, तो वो कंपनी क्या कहलाई जाएगी, इंडिया में रेजिडेंट। और अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो कहलाई जाएगी इंडिया की नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब कंपनी के केस में भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमें ये चेक नहीं करना होता कि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी क्या है, सिर्फ पोयम चेक करनी पड़ती है। अब सबसे बड़ा धमाका आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सर पोयम हम देख लेंगे, पोयम इंडिया में है तो रेजिडेंट है, पोयम है क्या। हालांकि आपके कोर्स में ये लिखा है कि पोयम की जो गाइडलाइंस है कि कौन कैसे पोयम मानी जाती है, कैसे पोयम नहीं मानी जाती, वो आपके कोर्स में नहीं, आप अगले लेवल पे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा फर्ज है आपको बताना, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूं किसी भी कंपनी का पोयम इंडिया में चेक करना है तो देखो कुछ इन बातों का ध्यान रखना, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर उस कंपनी की टोटल इनकम में से मोर देन 50% इनकम कहां है,
इंडिया में है। तो सर इसका मतलब वो इंडिया में इतना पूरा पैसा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी पोयम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है ना मुन्ना। साथ के साथ उसकी टोटल एसेट, मान लो किसी कंपनी की 1000 करोड़ की एसेट है तो उसमें 500 करोड़ से ज्यादा, यानी मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट कहां सिचुएटेड हो, इंडिया में हो। अरे सर, अरे दादा, ठीक है। प्लस साथ की साथ उस कंपनी ने जितने भी इंप्लॉय रखे हैं, मोर देन 50% इंप्लॉय कहां पे डिप्लॉय हो, कहां पे नौकरी कर रहे हो, इंडिया में, राइट। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। या फिर कह रहा हूं, सॉरी, साथ की साथ सबसे खतरनाक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, जितनी भी उस कंपनी की बोर्ड्स मीटिंग हुई है, बोर्ड्स मीटिंग, मोर देन 50% मीटिंग्स, मोर देन 50% बोर्ड मीटिंग कहां हुई हो, इंडिया में हुई हो। भैया मोर देन 50% बोर्ड मीटिंग इंडिया में। भाई साहब, अगर आपने ये काम कर दिए हैं, तो हम मान लेंगे पोयम आपकी इंडिया में है, पोयम सिचुएटेड इन इंडिया। अगर आपने ये काम किया तो क्या मानी जाएगी, पोयम इज इन इंडिया, पोयम आपकी इंडिया में मान ली जाएगी अगर ये चारों काम एक साथ पूरे होते हैं। समझ रहे हो बात को। यानी कि कंपनी, सैमसंग की बात करते हैं सर, अगर सैमसंग ने, पहली बात तो सैमसंग ये काम पूरा नहीं कर पाएगी। सैमसंग कह रही है हमने पूरे साल में 100 बोर्ड मीटिंग करी, 100 में से 50 से ज्यादा इंडिया में कर ली, सैमसंग यही पूरा नहीं कर पाएगा। सैमसंग कह रही है सारे के सारे एम्प्लॉय हमने जितने भी है 50% ज्यादा इंडिया में है। सैमसंग के पास 10,000 करोड़ की एसेट है, वो कह रही 5,000 करोड़ से ज्यादा की एसेट इंडिया में है। या सैमसंग कह रही है अब जितना भी पूरे इंडिया से कमाते हैं ऑपरेट करके 50% से ज्यादा हम, है ना, इंडिया में कमा लेते हैं। तो भैया ऐसा कहना नामुमकिन ही है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, तो उनको पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन है। बिल्कुल इसी तरीके से किसी फॉरेन कंपनी के ऊपर ये अप्लाई करना बड़ा ही मुश्किल है। अगर कोई फॉरेन कंपनी ये चारों चीजें प्लस में है, चारों चीजें एक साथ पूरी कर देती है, तो हम उसे मानेंगे ये भी पूरा है सर, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। अगर चारों चीजें एक साथ पूरी है तो हम उसे मानेंगे पोयम इंडिया में है। पोयम इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। लेकिन आप जानते हैं ये चारों पॉइंट पूरा करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए इंडिया में लगभग सारी की सारी फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट ही मानी जाती है, क्योंकि वो ये काम पूरा कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये चार खतरनाक पॉइंट वो कंपनी पूरा कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है उनके लिए। इसे नॉन रेजिडेंट ही बनती है, और नॉन रेजिडेंट इंडिया में बनती है, ठीक है। उनको टैक्स देना पड़ता है 40%, नॉन रेजिडेंट है वो 40% टैक्स देती है, और जो रेजिडेंट है वो 30% टैक्स देती है। तो नॉन रेजिडेंट बन जाती है तो 40% टैक्स देना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों बात समझ आई होगी, पूरा एसआरके बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से नोट करेंगे। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट जब बनेगी जब पोयम इंडिया में होगी। पोयम कब इंडिया में होती है, जब ये चारों बातें एक साथ पूरी कर दी जाती है। दोस्तों यही बात लिखी है बहुत ही शानदार तरीके से। इंडियन कंपनी, सर इंडियन कंपनी, मजा ही आ गया सर कंपनी के बारे में, तो ज्ञान लेकर, ज्ञान प्राप्ति ही असली सुकून है। ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट कब, जब पोयम इंडिया में होगी, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, अपने ईयर में, है ना। और वही कंपनी इंडिया में नॉन रेजिडेंट कब मानी जाएगी, जब उसकी पोयम कहां होगी, आउटसाइड इंडिया होगी, है कि नहीं बात। अब पोयम का मतलब क्या होता है, सर, पोयम आर जनरली सेड टू सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर, पोयम का मतलब होता है जहां पे आप की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन लेते हैं। की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन सेम ही कॉन्सेप्ट है, कि मतलब मुद्दे के डिसीजन और मुद्दे के कमर्शियल डिसीजन, यानी पॉलिसी टाइप के डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग, है ना, टारगेट मेकिंग, गोल मेकिंग डिसीजन आप जहां पर लेते हैं, राइट। एंटायरली एज ए होल आर और इन सब्सटेंस मेड। इसके अलावा ये राज की बात जो मैंने नीचे लिखी है वही मैंने आपके लिए यहां लिख के दी है। पोयम को अगर और डिटेल में जानना है, जो अगले लेवल, फाइनल लेवल पे आप पढ़ेंगे, वो ये है, जो ज्ञान के लिए आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, पर मैं ज्ञान के लिए, पोयम किसी भी जगह पे मानी जाती है अगर उस जगह पर, ठीक है, अगर उस जगह पर आपने क्या लिया है, 50% इनकम कमाई है, 50% से ज्यादा। अगर आपने जहां पर 50% से ज्यादा एसेट लोकेट कर रखी है,
या फिर आपके एम्प्लॉय 50% से ज्यादा वहां पे काम कर रहे हैं, या फिर आपने 50% ज्यादा बोर्ड मीटिंग वहां पे कर दी, जैसे इंडिया में कर दी, तो आपका माना जाएगा कि आपने पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में किया है। ये सारे पॉइंट प्लस में है। यानी अगर आप कहो सर कैसे मैं बताऊंगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, तो आपको ये चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर ये चारों के चारों पॉइंट पूरे होते हैं तो इसका मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में माना गया। सर क्वेश्चन देखेंगे तो और मजा आएगा। पीटर पार्कर है, राइट, कंपनी है, पीटर पार्कर इनकॉर्पोरेशन कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यूयॉर्क में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस एंड डिसीजन मेक एक्टिविटी फ्रॉम नोएडा, लेकिन वो अपनी मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशन, क्या वर्ड आया सर, क्या वर्ड आया ना को, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 50%, मोर देन 50%, यानी मोर देन 50% वो क्या करते हैं, इंडिया में ही डिसीजन लेते हैं, नोएडा में लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ सम पार्ट, बहुत छोटा मोटा हिस्सा कहां लेते हैं, वो इंडिया के बाहर लेते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस में यानी कि न्यूयॉर्क में लेते हैं। तो आप क्या आंसर देंगे सर, पीटर पार्कर इनकॉर्पोरेशन इज फॉरेन कंपनी एंड इट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का है इंडिया में। किस वजह से इंडिया में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, इस वजह से क्योंकि मोर देन 50% डिसीजन वो नोएडा में ले रहे हैं, हेंस इट इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो मोर देन 50% लिखा है, मेजॉरिटी लिखा है, तो मेजॉरिटी मानेंगे हम कि भैया उनके जो डिसीजंस है वो इंडिया में चल रहे हैं, उनकी बोर्ड मीटिंग 50% ज्यादा इंडिया में है, इनकम भी, एसेट्स भी और एम्प्लॉय भी इंडिया में ही मौजूद है। तो ये असम्पशन हमने ले ली। हालांकि ये वाली बातें जितनी भी है मैंने आपको बताई है, ये आपके नेक्स्ट लेवल पे है, आपके इस कोर्स में अवेलेबल नहीं है, राइट। तो उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी। इस तरह क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनेंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं सर, तो मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन 24, ठीक है। जैसे टेस्ला इंडिया में आई है, हाँ सर बिल्कुल आ गई इंडिया में, लेकिन उसका हेडक्वार्टर, वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में है, राइट। नॉट हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, इंडिया में उनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उन्होंने बस एक ऑफिस खोला है इंडिया में आपके अप्रैल अपने प्रीवियस ईयर में, है ना। आरबीआई की गाइडलाइन भी पूरी की है। डे टू डे डिसीजन जो है वो रूटीन ऑपरेशन वाले टुच्चे मुच्चे जो डिसीजन है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन नहीं होते, वो लाइजन ऑफिस इंडिया में ले रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात है ये जो अब मैं हाईलाइट करने वाला हूं सर, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन। सिग्निफिकेंट का मतलब हुआ सर मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी जो वर्ड आ रहा है तो हम इसको क्या अज्यूम करेंगे, मेजॉरिटी मतलब आपको पता ही है, अज्यूम करने की क्या जरूरत है, पता ही है, मोर देन 50% जो डिसीजन है वो कहां लिए जा रहे हैं, एट कैलिफोर्निया। इसका मतलब जितने भी आपके डिसीजंस हैं, मेजॉरिटी 50% डिसीजन यानी 50% बोर्ड मीटिंग आपकी कहां हो रही है, इंडिया से बाहर हो रही है। अब 50% बोर्ड मीटिंग अगर आपकी इंडिया से बाहर हो रही है तो हम ये मान ही लेते हैं कि सारे के सारे डिसीजन 50% से ज्यादा मेजॉरिटी डिसीजन इंडिया से बाहर है। और पोएम इंडिया में होने के लिए 50% बोर्ड मीटिंग कहां होनी चाहिए, 50% से ज्यादा बोर्ड मीटिंग कहां होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। अब भैया मैंने इन चारों में से अगर कायदे में देखा जाए, फाइनल लेवल पे अगर आप जाएं तो वो जो 4 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे, असेट, इनकम, एम्प्लॉय और बोर्ड मीटिंग के बारे में, ये चारों के चारों 50% से ज्यादा इंडिया में होंगे तो पोएम इंडिया में मानी जाएगी। लेकिन इन चारों में से एक भी बच्चा छूटा, इन चारों में से एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा का चक्र टूटा, यानी कि फिर वो पोएम इंडिया के बाहर मानी जाएगी। और एक बच्चा क्या था, बोर्ड मीटिंग। अब बोर्ड मीटिंग आपने 50% से ज्यादा इंडिया के बाहर कर ली तो बोर्ड मीटिंग वाला बच्चा छूट गया, तो इसका मतलब पोएम आपकी कहां है, पोएम आपकी आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया। क्योंकि इंडिया में पोएम होने के लिए चारों के चारों मुद्दे है कि नहीं बात, असेट, एम्प्लॉय, इनकम और बोर्ड मीटिंग 50% ज्यादा इंडिया में होनी चाहिए, यहाँ इंडिया में है ही नहीं, तो एक भी चारों में से एक पॉइंट छूट जाएगा तो आप इंडिया के बाहर पोएम मान लेंगे। हालांकि इतना डिटेल में आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही लिख देना, एज मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन इज टेकन आउटसाइड इंडिया देयरफॉर पोएम इज इन आउटसाइड इंडिया, देयरफॉर टेस्ला इनकॉर्पोरेशन इज नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सर मजा ही आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं लॉ में क्या लिखा है, यानी आंसर में क्या लिखा है। देखो ध्यान से, एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 है ना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन आर कंडक्टेड, राइट। जहां पे की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लेते हैं एटलीस्ट कितना, मोर देन 50%। तो टेस्ला लिमिटेड
है ना, इंडिया में इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले रही है, नॉट इन इंडिया है, यानी पोएम इंडिया में नहीं है। सिंस सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट कंट्रोल डिसीजन आर मेड बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया इन कैलिफोर्निया, सारे डिसीजन कैलिफोर्निया में ही हो रहे हैं, 50% सारे डिसीजन कहां हो रहे हैं, कैलिफोर्निया में हो रहे हैं। टेस्ला इनकॉर्पोरेशन हैज ओनली अ लाइजन ऑफिस, सिर्फ लाइजन ऑफिस जो डे टू डे एक्टिविटी करता है, सिर्फ डे टू डे बिजनेस ही करता है, यानी कि मुद्दे के डिसीजन नहीं है, डे टू डे छोटे मोटे डिसीजन, दुकान कब खोलनी है बंद करनी है, इस तरीके से, है ना, राइट। तो मुद्दे की बात क्या, डिसीजन रिलेटेड टू डे टू डे रूटीन ऑपरेशन आर टेकन इन सपोर्ट फंक्शन एंड दैट आर ओनली ऑक्सिलरी इन नेचर, यानी सपोर्टिंग नेचर का, नॉट रेलिवेंट। सबसे खतरनाक बात क्या है सर, सबसे खतरनाक बात ये है नॉट रेलिवेंट, राइट, not relevant in determining the place of effective management. Hence दोस्तों, hence Tesla is non-resident company in India because Poem is outside India. In short, simple, किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपको जानना है तो Poem इंडिया में है तो रेजिडेंट, Poem इंडिया से बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। Poem कैसे जानते हैं, मेजोरिटी ऑफ डिसीजन से जानते हैं। इन शॉर्ट, अपने लेवल पर, इंटर लेवल पर अगर मेजोरिटी ऑफ डिसीजन इंडिया से बाहर है तो पोएम इंडिया के बाहर है, अगर मेजोरिटी ऑफ डिसीजन इंडिया के अंदर है, बोर्ड मीटिंग वाली बात, तो मेजोरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग, मेजोरिटी ऑफ डिसीजन अगर इंडिया के अंदर है तो पोएम हम इंडिया में मानेंगे और उसे रेजिडेंट मान लेंगे। लेकिन टेस्ला वाले केस में मेजोरिटी ऑफ डिसीजन इंडिया से बाहर था, देयरफॉर टेस्ला इज नॉन रेजिडेंट। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, मजा ही आ गया होगा रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर पढ़ने में। तो बस करना ही क्या आपको पता है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, नॉलेज विद सेक्शंस फेंक के मारनी है, 6-1, 6-6, राइट, 6-2, 6-3, 6-1, अरे मजा ही आ रहा है सेक्शन में बात करने में। तो मिलूंगा एक नए सेक्शन के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक बताइए करना क्या है, बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, जितने क्वेश्चन हो सके इकट्ठा कीजिए और सॉल्व करते रहिए। मिलूंगा अगले लेक्चर, तब तक